नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 कॉल किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए 1.2 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमको सत्य असत्य बताना है और उसका कारण भी देना है। तो इसका पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमको पता है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, ये वास्तविक संख्याएं ये मिलकर के बनी होती है परिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं से, दोनों से मिलकर के बनी होती है। हमने बात की थी सबसे पहले प्राकृत संख्या की जो 1 से स्टार्ट होती है, फिर हमने बात की थी पूर्ण संख्या की, तो हमने बात की कि 0 से शुरू होती है और बाद में सभी प्राकृत संख्या बीच में आ जाती है। फिर हमने बात की पूर्णांक की, तो हमने बात की पूर्णांक में 0 और 1 यानी पूर्ण संख्या सभी आ जाती है और उसके साथ में -1 -2 ये भी संख्याएं आ जाती है। फिर हमने बात की परिमेय संख्या की, तो हमने बात की थी इसमें ये सभी आ जाती है। तो सभी परिमेय संख्याओं में प्राकृत पूर्ण पूर्णांक सभी आ गई और शेष जो बची वो अपरिमेय के अंतर्गत आती है। तो हमने बात की थी कि हम यदि संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या फिर अपरिमेय होती है, यानी वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है या सम्मिश्रण होती है। तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर के वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो पहला हमारा सत्य हो गया। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हम जानते हैं ऐसी संख्या रेखा होती है, बीच में शून्य होता है, इस तरफ सारी प्राकृत संख्याएं होती है, इस तरफ जो ऋणात्मक मान है वो होते हैं, इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। तो अब ये कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, यानी प्रत्येक बिंदु √m होगा, √1 √2, ठीक है। जहां m एक प्राकृत संख्या, अभी कह रहा प्राकृत संख्या, तो यहाँ पर तो 0 भी है और ऋणात्मक मान भी है, यानी सभी प्राकृत नहीं होती, प्राकृत के अलावा शून्य भी होता है और ऋणात्मक मान भी होती है। तो संख्या रेखा पर सभी पूर्णांक होते हैं, सारे पूर्णांक आ जाते हैं, केवल प्राकृत संख्याएं नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिंदु जो हो गया हमारा असत्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य व ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। केवल प्राकृत ही नहीं होती, प्राकृत के साथ शून्य भी होता है और ऋणात्मक मान भी होते हैं, इसलिए यह असत्य हो गया, क्योंकि प्रत्येक बिंदु √m है जो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह से यह हो जाएगा। अब तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए जो हमने पहले में बात की, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है, और ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय के साथ साथ परिमेय
भी होती है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय होती है, अपरिमेय के साथ परिमेय भी होती है, सारी की सारी अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी होती है, तो यह भी असत्य हो गया। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, इसके तीनों जो प्रश्न है वो इस तरह से हल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। वो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उदाहरण बताओ। देखिए, जैसे हमने धनात्मक पूर्णांकों की बात की, तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। अब हम इसका यदि अंडर रूट करें तो क्या हो जाएगा, रूट 1 2 3 4, इस सब पर मैं अंडर रूट लगा देता हूं। तो आप देखिए, अंडर रूट 1 का 1 होता है, अंडर रूट 2 ही रहेगा, अंडर रूट 3 का 3, अंडर रूट 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 इंटू 2। ठीक है, समान संख्या होगी तो बराबर क्या हो जाएगा, 2, उत्तर 2 आ जाएगा। 5 5 ही रहेगा, 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे लेकिन बाहर आएगी नहीं संख्या, इसलिए बात वही है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 रहेगी। 8 में भी फर्क नहीं पड़ेगा, 4 इंटू 2 होगा तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ऐसा, यानी ये भी अपरिमेय संख्या है कुल मिला के। जैसे अंडर रूट 9 है तो 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 इंटू 3, समान संख्या होगी 2 तो उत्तर आ जाएगा इसका 3, अंडर रूट हट जाएगा, यानी ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। इसको 2/1 लिख सकते हैं जहां q 0 नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है। यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 36, ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जिनका पूर्ण वर्ग होता है, वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा उत्तर आ जाता है, पूर्ण संख्या आ जाती है, ये परिमेय संख्याएं होती है, इनका अंडर रूट परिमेय संख्याएं होती है, ना कि अपरिमेय। जैसे अंडर रूट 2 है तो उसका मान अंडर रूट 2 ही आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 6 अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 7 अपरिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 16 परिमेय है, अंडर रूट 25 परिमेय है, अंडर रूट 36 परिमेय है, अंडर रूट 4 परिमेय है, अंडर रूट 9 परिमेय है, क्योंकि इनका पूर्ण मान आता है इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल करने पर कुछ संख्याएं जो है वो अपरिमेय आती है इस तरह से, और कुछ परिमेय भी आती है इस तरह से, जैसे ये है, यानी दोनों ही होती है। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय भी होते हैं और परिमेय भी होते हैं। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे करना है, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। ये पहले जो बात इसने पूछी है उसका उत्तर हो गया, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हमने कहा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि अभी हमने देखा था कुछ परिमेय भी होते हैं और कुछ अपरिमेय होते हैं, सब अपरिमेय नहीं होते। अब इसने कहा है कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। अब हमको उदाहरण देना है, तो कोई भी दे सकते हैं, जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 36 है, इसमें से कोई भी जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जैसे 16 का वर्गमूल 16 बराबर 4 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। 4 परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, p/q, और q बराबर 0 नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या होती है। तो हमने लिख दिया नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, और जैसे उदाहरण भी दे दिया हमने, 16 का वर्गमूल अंडर रूट 16 बराबर 4 होता है, जो कि परिमेय संख्या है। हमको जरूर नहीं 16 ही लिखना, आप कुछ भी जो पूर्ण वर्ग संख्या है, आप 36 का वर्गमूल ले सकते हैं, आप 9 का वर्गमूल ले सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग है, जिसका पूरा पूरा उत्तर आ जाता है हमारे पास में वर्गमूल निकालने पर, ऐसी कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए हम यहाँ पर संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा यहाँ पर मैंने ले लिया 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 तक लिख देता हूँ। इस तरह से हमने संख्या रेखा बना ली। अब देखिए क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए आप। यहां से मैं 2 पर एक बिंदु लेता हूं और यहां पर स्केल रख करके और 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर पर एक बिंदु लगाऊंगा, नाप करके यहां से, और सीधी लाइन खींच दूंगा जिससे कि 90 डिग्री का कोण बने, एकदम सीधी लाइन हो, 90 डिग्री कोण बने। पहले मैंने क्या किया, यहां से जो मेरा 0 है, 0 से 2 बिंदु पर 1-1 सेंटीमीटर से नाप करके मैंने 1 और 2 बिंदु लगाए हैं, क्रमांक दिए। 2 पर मैंने एक बिंदु लगाया, यहां से 1 सेंटीमीटर बिंदु लगा करके लाइन खींची, और अब क्या किया मैंने, अब इसको मिला दिया, सॉरी यहां से 0 से मैंने इसको मिला दिया, ऐसा। तो ये मेरा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसको मैंने मान लिया O, इसको मान लिया मैंने A, इसको मान लिया B। तो OAB मेरा एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हम जानते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री का कोण है, OAB एक समकोण त्रिभुज है। तो मेरे पास में ये भुजा हो गई 2 सेंटीमीटर, ये भुजा हो गई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नापा है। अब मेरे को ये निकालना है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजाएं ज्ञात हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हमको निकालना है, तो लंब हमारे पास में है 1 का स्क्वायर, और आधार हमारे पास में है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4, तो ये आ गया 5। तो मेरा कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 5। मैं यहां से कर्ण निकालूंगा तो हो जाएगा 5 का वर्गमूल, दोनों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कर्ण, और यहाँ हो जाएगा √5। तो कर्ण आ गया √5, यानी इसका मान आ गया मेरे पास में √5। यह भुजा जो है OB हो गई √5। अब देखिए यहां पर मैं प्रकार को रखूंगा, पेंसिल को उसमें डाल करके, और जैसे अपन चाप काटते उसके लिए तैयार करेंगे, और फिर मैं यहां पर रख करके नोक उसकी, और यहां तक उसको नाप लूंगा। पेंसिल की नोक यहां पर आ जाएगी, प्रकार की नोक यहां पर, इसको पूरा नाप करके, यानी इसको मैंने मान लिया त्रिज्या, ये मैंने त्रिज्या मान करके, और एक वृत्त का यहाँ केंद्र इसको O को मानता हूं, और ये पूरा यदि चाप काटता हूं ऐसा, यानी वृत्त बनाने की कोशिश करता हूं, तो ऐसा वृत्त बनेगा एक पूरा यहां से होता हुआ। इस तरह से, तो हमको पूरा वृत्त बनाने की आवश्यकता नहीं, हमको क्या करना है, यहां से इसको नाप करके और केवल यहां से यहां पर मिलाना है। तो जहां पर ये मिलेगा वहां जो बिंदु है, मान लिया मैंने इसको P बिंदु मान लिया, तो यह जो P बिंदु है इसका मान होगा √5। यहां से यहां की दूरी √5 है, तो यहां की दूरी भी √5 ही होगी, क्योंकि ये वृत्त में त्रिज्या समान रहती है सबसे दूरी केंद्र से। तो अगर प्रकार से नाप कर करेंगे तो एकदम ठीक से आ जाएगा। तो यह बिंदु है जो √5 होगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, OP बराबर √5 हो जाएगा। तो यानी जो P बिंदु है वहां संख्या रेखा पर, तो P बिंदु जो है वो संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करेगा। ये जो हमारा P बिंदु है यह संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करेगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर यहां से 2 लेंगे, 2 सेंटीमीटर यहाँ और 1 सेंटीमीटर ऊपर, यहां पर हम बिंदु लगा करके रेखा खींचेंगे, फिर इसको समकोण त्रिभुज का रूप देंगे OAB, और फिर यहां से पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालेंगे ये। तो ये हमारे पास में √5 आ जाएगा। फिर यहां से हम केंद्र रख करके और वृत्त के लिए चाप काटेंगे, तो जहां पर ये मिलेगा यहाँ इस संख्या रेखा पर, वह बिंदु यहां से √5 होगा। तो इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे उदाहरण में एक जगह है √2 का मान निकालना,
तो यदि कभी आ जाए तो हमको ध्यान रखना है, अंडर रूट 2 निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 को लेना है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, ऐसा करेंगे हम, संख्या रेखा पर ये 0 ये 1, यहां से 1 ये 1 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे और फिर इन दोनों को मिला देंगे, ये हो गया O, ये A और ये B, ठीक है। अब हम यहां से कर्ण स्क्वायर निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब 1 है और आधार भी 1 है, यहाँ पर 1 ही है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, तो ये मान आ जाएगा अंडर रूट 2। अब यहां से केंद्र मान करके जब यहां से चाप काटेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा, इसको मानेंगे P बिंदु, तो ये P बिंदु जो हो जाएगा वो अंडर रूट 2 को निरूपित करेगा। इस तरह से अंडर रूट 2 को निकालने का हो तो भी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट 3 के लिए हो तो फिर यहां से 1 सेंटीमीटर हम चाप काटेंगे और फिर उसको 1 सेंटीमीटर काट करके यहां से मिलाएंगे, तो फिर ये जो आएगा हमारे पास में, यह बिंदु आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 3। इस तरह से हम उदाहरण में देख करके वो भी कर सकते हैं। तो यह यदि प्रश्न आता है तो हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस तरह से संख्या रेखा पर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को निरूपित कर सकते हैं। तो अपने 1.2 में यही 3 प्रश्न थे जिनको कि हमको हल करना था। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।